क्लास 9 10 15 20 दिन बचे हैं और मैथ्स वो सब्जेक्ट है जो हमको अभी भी सता रहा है। मैंने इसके पहले इस चैनल के ऊपर साइंस का वीडियो डाल दिया, सोशल साइंस का वीडियो डाल दिया और ये मैथ्स का वीडियो जिसके अंदर आपको बताने वाला हूं कि मैथ्स को A to Z कैसे करना है। मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता देता हूं, ये जो हम सोच के बैठे हुए ना भैया सर्कल्स इतना मुश्किल चैप्टर, सर्कल्स तो मुझसे हो ही नहीं रहा, भैया वो ट्राइंगल्स को देख लो उसको मैं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं कि भैया वो चैप्टर जाए भाड़ में, मूर्खता कर रहे हो जो सर्कल्स के पीछे पड़े हुए हो। हम भैया रियल नंबर्स को भाव ही नहीं दे रहे, अरे वो तो इजी चैप्टर। अरे भाई बिल्कुल उल्टा कर रहे हो। जो चीज मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, मैं हमेशा तो ऐसे ही बोलता हूं पूरे साल भर कि आपको जो भी अपना मेंटोर अच्छा लगे, स्कूल के कोई टीचर से बात करना अच्छा लगता है या कहीं से भी कुछ कोई भी चीज, कोई कोचिंग के टीचर हो उनसे अच्छा लगता है, वो जो भी चीज आपको करना हो साल भर वो आपने कर ली हो, बट आखिरी के 10-15 दिनों में मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि जो मैंने बोल रहा हूं, जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं और जो बोलने वाला हूं, उसको अगले 15-20 दिन तक फॉलो करना जब तक आपकी एग्जाम आती है। फर्क नहीं पड़ता आपके स्कूल के टीचर आपको कितना भी फोर्स कर ले कि सर्कल्स के पीछे भागो, इस चैप्टर के पीछे भागो, उसके पीछे हमको नहीं भागना है। जो चैप्टर, जो फ्लो में आपको बताने वाला हूं कि किस फ्लो में आपको ये बताने वाला हूं कि हर एक चैप्टर को कंप्लीट कैसे करना है, इतने कम टाइम में भैया क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने हैं, कैलकुलेशन स्पीड की जो प्रॉब्लम होती है वो कैसे करें, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, और उसके साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस ऑर्डर में आपको चैप्टर्स कंप्लीट करना है, यानी कि हमको किस तरीके से पढ़ना है। भैया क्या मैं एनसीईआरटी खोल के चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करने पढ़ने बैठ जाऊं, वो सबसे बड़ी मूर्खता होगी। तो किस ऑर्डर में चैप्टर्स करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर बताना है। तो एक स्माइल के साथ इस वीडियो को स्टार्ट कर दो और सबसे पहले कमेंट के अंदर एक चीज पहले से कमेंट कर दो। मैंने साइंस वाला वीडियो भी आपको दे दिया, एसएसटी वाला वीडियो भी दे दिया और मैथ्स वाला वीडियो आपको दे रहा हूं। तो ये सीरीज मेरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में मैं एमसीक्यू की सीरीज और जो क्लास 9th की इतिहास की सबसे शानदार मैराथन होती है, वो मैराथन भी मैं आपके लिए इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूं। ये मैराथन कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैराथन नहीं होगी। ये जो मैराथन होंगी जो आपके फरवरी में स्टार्ट होंगी, 1-2 तारीख से मैं स्टार्ट कर दूंगा, आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ, पर उसके लिए मुझे आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट ये चाहिए कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं देखना चाहता हूं कि इस एक वीडियो से कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ने वाले हैं। इस एक वीडियो के एनालिटिक्स से मैं जज करना चाहता हूं कि कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ने, क्योंकि मैं जो आपके लिए मैराथन लेके आने वाला हूं उसमें मैं एक दिन उठाऊंगा। भैया अपन कैसे करते हैं मैराथन, अपन इस तरीके से करेंगे कि मैं एक दिन उठाऊंगा, मैंने उठाया भैया एक दिन, उस एक दिन में मैंने आपका पूरा फिजिक्स शुरुआत से लेकर आखिरी तक जितने भी चैप्टर सारे कंप्लीट कर लिए। फिर हमने दूसरा दिन उठाया, उस दूसरे दिन में भैया हमने केमिस्ट्री शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा कंप्लीट कर लिया, एक एक चैप्टर विद क्वेश्चंस। फिर हमने उठाया भैया बायोलॉजी, अपन ने इस एक दिन में पूरा कंप्लीट कर लिया। 3 दिन में आपका वो साइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा जो कि आपके स्कूल के अंदर पूरे साल भर पढ़ाया जाता है। इस दिन 5-6 घंटे के मैराथन करेंगे, इस दिन 4-5 घंटे के करेंगे, इस दिन 3 घंटे के करेंगे और इन कुछ घंटों में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम आएंगे भैया हिस्ट्री पे, फिर हम आएंगे सिविक्स पे, फिर हम आएंगे ज्योग्राफी पे और फिर हम आएंगे इकोनॉमिक्स पे। और इसके साथ में हम अगले 10 दिनों में, मैं गारंटी बताता हूं आपको, जो आपके स्कूल में आपने साल भर में सिलेबस कंप्लीट नहीं किया होगा, वो आने वाले कुछ दिन के बाद में इन 10 दिनों में मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। इसी दौरान बीच में एक मैथ्स का सेशन भी होगा, क्योंकि मैथ्स बहुत वास्ट है, तो मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक मैराथन सेशन भी होने वाला है। तो आपके जो फरवरी के शुरुआत के 10 दिन होने वाले ना, इस 10 दिन में हम पूरी क्लास 9 का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, पूरा सिलेबस। इंग्लिश हिंदी की जवाबदारी आपकी रहेगी, बस मैं आपको उसकी भी कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, बट जेन्युइनली बता रहा हूं वो चीजें इजीली पढ़ सकते हो, जो नहीं पढ़ सकते हो मैं करा दूंगा। और मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने मैराथन अटेंड कर लिए, जो मैं आपके फरवरी के शुरुआत के 10 दिन लेने वाला हूं, ये जो शुरू के 10-12 दिन अगर आप मेरे साथ जुड़ के रह लिए, तो क्लास 10 में आपके क्लासमेट ने जो साल भर में पढ़ाई की होगी उससे ज्यादा मैं आपको इन 10 दिनों में पढ़ा दूंगा। मैं 6 घंटे 7 घंटे खड़े रह के नॉन स्टॉप पढ़ाने के लिए तैयार हूं, और ऐसा पढ़ाने के लिए तैयार हूं कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई हो। ऐसा नहीं कि भैया अपन दुनिया भर का ज्ञान ले रहे हैं, अपन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई ही करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर कि भैया मैथ्स को एक्चुअली कैसे करना है। एक स्माइल के साथ में स्टार्ट करेंगे कि मैं आपको एक चीज बताता हूं कि तुम अभी भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता कि अभी तक हमारा हाल कैसे भी रहा हो। अभी जो दिन बचे हुए ना, उस दिन में अपन आराम से सब कुछ कर लेंगे, आराम से और अच्छे से पूरी मेहनत से करेंगे। और पढ़ ही रहे ना, पढ़ेंगे ना, और काम क्या हमारे पास, अभी पढ़ के मेहनत करके बिल्कुल फोड़ देंगे। तुम टेंशन मत लो उसकी, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ में, आप बस अपना हाथ मुझे दे दो, ठीक है। चलो भाई मैथ्स पे आते हैं। सबसे पहली चीज कि भैया स्टार्ट, अगेन सेम चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, स्टार्ट विद अ सैंपल पेपर। ये बहुत जरूरी है। मैथ्स के अंदर भी आपके पास में उस साल के सैंपल पेपर आते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि भाई समय बहुत कम है और अमेज़न से आने में 5-6 दिन लग रहे हैं, तो मत खरीदना अमेज़न से, आसपास की किसी दुकान से खरीद लेना। लग रहा है भैया अमेज़न से 1-2 दिन में आ जाएगा और मेरे एग्जाम में भी टाइम है, तो मैं प्रेफर करता हूं अमेज़न से खरीदना, क्योंकि हमेशा जो मैं लिंक दूंगा वो लेटेस्ट एडिशन की लिंक दूंगा। कई बार क्या होता है, आसपास की दुकान में 2025 का पकड़ा देते हैं, 26 का, या वो वेरीफाइड नहीं होता। तो मैं आपको ऑथेंटिक लिंक दे दूंगा जिससे आपका काम और सही पेपर है। और ये वो पेपर होते हैं जो क्लास 9 के अंदर, जब मैं क्लास 9 में था, तो मैं आपको बार बार एक ही चीज बताता हूं कि उस साल का एक सैंपल पर छप के आया था। और ये हर साल हमारे स्कूल में तो छप के आता, मतलब मैं जिस स्कूल में था उसमें तो छपता ही छपता है।
तो आपको वो सैंपल पर जरूर प्रैक्टिस करना है। अब एक सैंपल पर स्टार्ट करके हमको अपनी औकात पता चल जाएगी। देखो सेम चीज आपको मेरे पुराने वीडियो से रिपीटेड लगेंगी, बट अगेन कुछ चीजें रिपीटेड रहेंगी, कुछ चीजें कॉमन रहेंगी। तो जो चीजें कॉमन है मैं अवॉइड करूंगा उनको कि इस वीडियो के अंदर बार बार रिपीट करूं, ताकि आप पिछले वीडियो से आके रेफर कर लो। बट हाँ, सैंपल पर से क्यों स्टार्ट करना आप समझ चुके होंगे। सैंपल पर से स्टार्ट करने से हमको अपनी औकात पता चल जाती है कि भैया मेरे को कौन सा टॉपिक नहीं आता है। प्रॉब्लम क्या है भैया, हम करने बैठते हैं पूरा चैप्टर। अब पूरा चैप्टर, अगर आप कोई भी चैप्टर रिवाइज करने बैठोगे तो लॉजिकली वो पॉसिबल नहीं है। तो एग्जैक्टली करना क्या है भैया, मैंने सैंपल पेपर उठाया, सैंपल पेपर के अंदर मैंने क्वेश्चंस करना चालू किया। अब मान लो मैंने सैंपल पेपर के अंदर मुझे 5वां क्वेश्चन नहीं आया, है ना, 5वां क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया, भैया मेरे को नहीं आया। मैंने इसकी एक अलग से कॉपी मेंटेन करके रखी, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो मैं भावुकों के पहले बताता हूं क्या करना है। एक अलग से कॉपी मेंटेन करनी है, बहुत ही पतली कॉपी लेके आना, बहुत ही सड़ी कॉपी लेके आना। कोई जरूरत नहीं उसको बहुत अच्छी फैंसी क्वालिटी की लेके आने की, बड़ी सिंपल सी कॉपी लेना। उसमें हमको ये लिखना है कि मैं क्या क्या कहां पे अटक रहा हूं। उसको मैं फंसी हुई नोटबुक बोलता हूं कि हम कहां पर फंस गए। मान लो आपने सैंपल पेपर किया, मान लो आप कोई सा भी सैंपल, मान लो आप ओसवाल का सैंपल पेपर कर रहे हो, है ना, सैंपल पेपर नंबर 2। अब आप मान लो क्वेश्चन नंबर 5 में अटक गए। ये आपने क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर ये नोट करके रख लिया, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में अटका और बस ये लिख लिया कि किस टॉपिक का है। मान लो कि ये अपना टॉपिक, ये फॉर एग्जांपल ये टॉपिक है अपना सरफेस एरिया वॉल्यूम, और इसके अंदर मान लो कोई पर्टिकुलर फिगर का है ना, तो आपने वो नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, जब हम रिवाइज करने बैठेंगे ना, तो हम हर उन चैप्टर्स में से, समझ रहे हो मेरी बात को, जैसे फॉर एग्जांपल अपने को सरफेस एरिया वॉल्यूम पर रिवाइज करने बैठे, तो उस चैप्टर में से हम इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान लगाएंगे जो हमारे सैंपल पेपर में नहीं बने। होता क्या है भैया, अपने को जो आता है ना, अपन वो बार बार करते हैं और हमको लगता है कि भैया मेरा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमको वही टॉपिक्स करना है। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि एग्जैक्टली करना कैसे, सैंपल पेपर करना क्यों इंपॉर्टेंट है बता दिया, और सैंपल पेपर करने के साथ साथ हमको क्या करना है। पहली स्टेप ये हो गई। अब इसके बाद में हमको चलना है भैया, एट दिस मोमेंट हमको पढ़ना क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी की स्टेट में देखें तो आपको वन शॉट लेक्चर्स फॉलो करने हैं। कहां से फॉलो करोगे भैया, यूट्यूब के ऊपर देख लो, या अगर आपके कोचिंग में, आपके कोई कोचिंग में फिजिकली ऐसी कोई सीरीज करा रहे हैं जहां पर वो आपको पढ़ा रहे हैं, वो कर लो। मेरे आपको वन शॉट मिल जाएंगे। आपको बस मेरा नाम डालना है कि भाई प्रणय चौहान जस्ट पढ़ लो, और उसके आगे चैप्टर का नाम डाल दो, पॉलिनोमियल्स, जो भी चैप्टर का नाम डालो, आपको कहीं ना कहीं वीडियो मिल जाएगा। जो भी आपको अच्छा लगे आप देख सकते हो। उसके बाद में भैया एनसीईआरटी के क्वेश्चन मस्ट है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना इसलिए जरूरी क्योंकि हम इस मौके पे, मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन यहां पर क्यों लिखा हुआ कि भैया हमको ना तो यहां पर आरडी शर्मा करनी है, ना हमको कोई आरएस अग्रवाल करनी है, ना हमको कोई दूसरी रेफरेंस बुक करनी है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं बचा है। होता क्या है ना कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं मान लो किसी एक्सरसाइज के अंदर 5, आरडी शर्मा में उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे मान लो 15। क्यों वो 15 क्वेश्चन देते हैं, ताकि आपको सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार मिले और आप उनकी प्रैक्टिस कर पाओ। बहुत अच्छी बात है, बट क्या हमारे पास में भी टाइम है? जो टाइप, जिस क्वेश्चन का टाइम मुझे एक बार में समझ में आ चुका है, मैं उसका एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं, चलो। पर क्या मैं उसी क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठूं? मेरे पास में वो टाइम तो नहीं। अभी वो टाइम होता है शुरुआत, साल की शुरुआत में, या साल की मिड में, हाफ ईयरली के बाद में। अब वो टाइम नहीं कि मैं आरडी शर्मा लेके बैठूं और आरएस अग्रवाल लेके बैठूं और एक क्वेश्चन मैंने उठा लिया एनसीईआरटी में से, अब उसी टाइप के मैं 10 क्वेश्चन, अरे उससे टाइम वेस्ट हो रहा है। हमको लगता है भैया कि ना उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, वाह भैया मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है करने में। वो कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं मेरी जान, वो टाइम वेस्ट ही है। क्योंकि अभी आपको वैरायटी प्रैक्टिस करना है ना। ये साइंस, सोशल साइंस से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहां पर सिर्फ क्वेश्चंस है, वहां तो फिर भी थ्योरी होती है, फिर आप क्वेश्चंस करते हो, तो सिर्फ क्वेश्चंस है, तो हमको वैरायटी कवर करनी है। ठीक है, फिर नोट्स आपको फ्री में बहुत सारा मटेरियल पढ़ने के ऐप पे मिल जाएगा, तो नोट्स फॉलो कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, ये क्या बला है, ये जो चीज है ना, ये आपके एनसीईआरटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहां से मिलेंगे? आपके स्कूल के टीचर्स आपको देते हैं, ठीक है, आपके कोचिंग के टीचर ने आपको दिया होगा, मैं आपको दूंगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दूंगा, और मैं जो दूंगा उसको कर लेना आंख बंद करके। या फिर अगर आपने अपनी जिंदगी में से 50-60 रुपए निकाल के वो फाइनल असल की ई बुक कॉम्बो ले रखा हो, तो उसमें फाइनल असल की जो मैथ्स की बुक है उसमें सब कुछ है। आप ये एक बार उठा के देखो, ये उठा के देखो, इसमें सब कुछ है, सब कुछ है। बहुत बड़ा साइज है भाई, बहुत बड़ा साइज है बुक का। हाँ, ये देखो, ये देखो, आप उठाओ कोई भी चैप्टर, आपको नोट्स भी, जो चीजें मैं सारी बता रहा हूं सब इसमें, नोट्स इसमें कवर्ड है कि भैया मैंने ये चैप्टर उठाया, इसके नोट्स कवर्ड है, फिर मेरे पास में इसके सारे हर एक कंसेप्ट कवर्ड है, फिर इसके बाद मेरे देखो क्वेश्चन सारे कवर्ड है, प्रणय के फंडे कवर्ड है कि अपने को कैसे कैसे फंडे याद रखने हैं, इसके कौन कौन सी चीजों के फंडे कैसे कैसे याद रखने हैं, हॉट्स, पीवाईक्यूज, एमआईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे अवेलेबल है आपके पास में। अब ये क्वेश्चन कैसे हैं कि भैया देखो, फॉर एग्जाम्पल कितने क्वेश्चन दिए? 7। कोई 72 क्वेश्चन नहीं है, बट इन 7 क्वेश्चन में आपकी सारी वैरायटी कवर हो गई कि भैया किस वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब कुछ इसमें आपका कवर हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद में हम पहुंचे अगले, तो ऐसे कर करके आपके पास में सारी ही चीजें अवेलेबल रहने वाली हैं। ठीक है, चलो अब यहां से भी कर सकते हो, या फिर आपको जो टीचर ने वो कर सकते हो। और सैंपल वर्क तो हमको शुरुआत में बता चुका हूं कि हमको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट एग्जाम से पहले मैं आपको हर बार एक चीज वीडियो में बता चुका हूं कि अगर आप 0 से 50% वाली कैटेगरी में हो, तो आपको एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 सैंपल पेपर तो लगाने ही लगाने हैं। अगर आप 50 से 80% वाली कैटेगरी में हो कि भैया मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आपको 4 सैंपल पर लगाने हैं। और अगर आप 80% प्लस वाली कैटेगरी में हो, तो भैया फिर तो आप कोशिश करोगे आप हर ऑल्टरनेटिव सैंपल पर, मतलब आपको 7 से 8 सैंपल पर प्रैक्टिस करना ही करना है। इससे आप पक्का 100% पहुंच जाओगे।
चलो भैया बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है। छोटी सी प्रॉब्लम होती है भैया मैं कि हमारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती नहीं है, तो एक आरए की प्रैक्टिस करो। आरए की मतलब क्या होता है ना, पिछले साल बच्चों को बताया, आरए की मतलब रैंडम अपने क्वेश्चंस, कुछ भी क्वेश्चन बनाओ पर 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस करो, सिर्फ 10 मिनट टाइमर लगा के 10 मिनट के लिए बैठना और खुद के मन से क्वेश्चन बनाना। भैया कैसे क्वेश्चन बनाए? रैंडमली। भैया बोलो कि 5962 मल्टीप्लाइड बाय 3146, ये कर लो। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या भैया, 10 मिनट में मान लो ये क्वेश्चन मैंने 2 मिनट में कर लिया। फिर अगला क्वेश्चन करो 51596 डिवाइडेड बाय 2341, ये कर लो। इससे क्या होता है ना, पहले दिन आपसे 10 मिनट में सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, दूसरे दिन 10 मिनट में 2 क्वेश्चन होंगे, तीसरे दिन 10 मिनट में 3 होंगे। ऐसे कर करके एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप 10 मिनट में, जब आप हर 1 मिनट में एक एक क्वेश्चन कर पा रहे हो, और इससे हमारी कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये करनी है भैया। दूसरा, अगर हमने अभी तक फॉर्मूला की एक चीट शीट नहीं बना रखी जिसमें एक पेज के अंदर क्लास 9 के मैथ्स में जितने भी आने वाले फॉर्मूले सारे लिखे हुए हैं, तो हम अभी भी बहुत बड़े ब्लंडर में हैं। एक पेपर बना के अपने सामने चिपका के रखना है सारे फॉर्मूले, जिसमें उससे होता है कि जब आप बार बार देखते हो ना तो चीजें याद होती हैं। ऐसा नहीं करना कि जब मैं सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ रहा हूं सिर्फ तब मैं सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ रहा हूं। भैया मैं 24 घंटे सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ रहा हूं। मैं जब सर्कल का कोई थ्योरम पढ़ रहा हूं सिर्फ तब नहीं, मैं 24 घंटे सर्कल का थ्योरम पढ़ रहा हूं। सामने वो पेपर चिपका के रखोगे तो बार बार वो चीज आपको रिकॉल होती रहेंगी, और जब चीज आपको नहीं आएंगी ना, उन पे गोला बना दो, उनको हाईलाइट कर दो, ताकि आपका ध्यान ही सबसे पहले वहां जाए। आप कुछ भी करने टेबल बैठो, आपका ध्यान एकदम से वहां गया, आपने देखा कि अरे हाँ ये चीज लिखी हुई है, और आप आगे बढ़ गए। ठीक है, चलो ये करना है। अगर भैया इसमें मेहनत लगती है, मैं आपको फॉर्मूला की चीट शीट प्रोवाइड कर दूंगा, बट मैं कोशिश पहले मेरा ऐसा मानना है कि भैया आप खुद के दम पे निकाल लो। ठीक है, फिर उसके बाद में पुराने भैया आपको दे देंगे। और टाइम बेस्ड ड्रिल्स करना है। टाइम बेस्ड ड्रिल्स मतलब क्या कि हर एक क्वेश्चन में भैया टाइमर चलना चाहिए आपका। अवॉइड करना फोन की स्टॉप वॉच। Amazon से या फिर आस पड़ोस की दुकान से कोई 50-100 रुपए की स्मार्ट वो मिलती हो, स्टॉप वॉच मिलती हो, या आपके पास में कोई ऐसी घड़ी हो, डिजिटल घड़ी, जिसमें आपके पास में स्टॉप वॉच चलती हो, तो हर एक क्वेश्चन को टाइम के साथ में करना है। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं भैया अपन मैथ्स पढ़ते टाइम में, कि हम देखो साइंस और सोशल साइंस में सिर्फ लिखने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा, पर मैथ्स में लिखने में, कैलकुलेट करने में और सोचने में, तीनों चीजों में टाइम लगने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो साइंस करने बैठे, एक क्वेश्चन देखा, सेम उसका दिमाग में आंसर छपा हुआ है, आंसर लिखना चालू कर दिया। तो साइंस और सोशल में आपको सिर्फ उल्टी करनी है, यहां पर आपको हर एक स्टेप पे कैलकुलेट करना है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हर एक क्वेश्चन को टाइम बेस करके चलो। पता चल रहा है भैया मेरा क्वेश्चन हो तो रहा है पर उसमें 10 मिनट लग गए, अब ये 10 मिनट वाली मूर्खता एग्जाम के अंदर हम ना करें, इसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन की टाइम ड्रिल करनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते भैया कि एग्जाम से पहले और ड्यूरिंग एग्जाम, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1/10 रूल फॉलो करना है ऑफ मैक्सिमम टाइम एलोकेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर आज मुझे कोई भी चैप्टर पढ़ने में फॉर एग्जांपल 3 घंटे लगे हैं, है ना, मान लो कि भैया अपन ने पॉलिनोमियल्स उठाया, रियल नंबर्स उठाया, और वो करने मेरे को 3 घंटे लगे, मतलब कितना हो गया भैया, 180 मिनट हो गया। 180 मिनट का 1/10 कर दो, यानी कि मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 18 मिनट्स लगने चाहिए इसको रिवाइज करते टाइम। ये सबसे बेस्ट सिनेरियो है, बट इसको आप थोड़ा बहुत ऐसे कर सकते हो कि 1/7 1/8 कर लो, ताकि मान लो 18 मिनट नहीं तो यार 25 से 30 मिनट में मेरा रिवाइज हो जाए। ऐसा ना हो भैया कि मेरे को 3 घंटे लगे थे पहले पढ़ने में और अब रिवाइज करने में 2 घंटे लग रहे हो, तो वो कोई सेंस नहीं है। आपका ये जो टाइम है ना कि भाई मैक्सिमम टाइम आप कितना एलोकेट कर रहे हो, वो आपको ये मान के चलना है कि भाई जितना भी टाइम आपको शुरुआत में पढ़ने के लिए लगा, इसलिए नोट करना बहुत जरूरी है कि शुरुआत में पढ़ने में कितना टाइम लगा, आज पढ़ने में कितना टाइम लगा। मान लो आज 180 मिनट लगे, तो आपको एग्जाम टाइम में इसका 1/7 कर लो या 1/8 कर लो, इतना टाइम लगना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलो अब ये चीज होगी कैसे, ये चीज होगी कैसे भैया, मैं ये कैसे मेक श्योर करूं कि मैं आज तो पढ़ लिया पर एग्जाम टाइम में, देखो भाई साइंस सोशल तो याद होता है ना, तो मैंने तो उस दिन भैया सोशल साइंस की कॉपी निकाली और मेरे को सब कुछ याद था, बट मैथ्स में कैसे याद रहेगा? तो मैथ्स में याद रखने के लिए आपको एनसीईआरटी में, जब भी आप एनसीईआरटी करो या जहां से भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो वो चीज करो, तो आपको क्वेश्चंस को मार्क करना बहुत जरूरी है। मतलब कोई भी क्वेश्चन एक बार में नहीं पड़ गया कि भैया ये क्वेश्चन देखा एक बार में सॉल्व हो गया, बड़ा आसान था, उस पर टिक मार दो। दूसरा क्वेश्चन भी सेम टाइप का था, ये भी हो गया एक बार में, इस पे भी टिक मार दो। तीसरे क्वेश्चन में भैया मेरा ना थोड़ा सा दिमाग लगा, मतलब सॉल्व तो मुझसे हो गया बट थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा सा एफर्ट लगा कि यार बिल्कुल इजीली नहीं हुआ। कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जो बिल्कुल इजीली नहीं होते हैं, उन पे हमने सर्कल मार दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो भाई जो मेरे से हुआ ही नहीं, मैंने बहुत दिमाग लगाया, मेरे से हुआ ही नहीं और मेरे को अल्टीमेटली उसका सॉल्यूशन देखना पड़ा, उस पे एक स्क्वायर लगा दो। अब क्या होगा एग्जाम टाइम में, ये हमको सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना है क्योंकि ये तो हमको पूरी तरीके से याद है कि हमने क्या किया था, ओरली सॉल्व कर लो, बट हमको सिर्फ ये वाला फिर से रिवाइज करना है। ऐसे करके हमारे रिवीजन टाइम कम होगा। इन्हीं टाइप के क्वेश्चन को बार बार और रिवाइज करके टाइम वेस्ट होने के अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये मार्किंग करना बहुत जरूरी है जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उस पर। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, ये प्रो टिप्स है, यहां से ना मार्क्स का लीकेज होता है। बच्चे क्या करते हैं, ये करके नहीं जाते, फिर मार्क्स होते हैं लीक। सबसे पहली चीज भैया, एग्जाम्पल नहीं करते हो तुम लोग एनसीईआरटी के। हमको लगता है भैया एग्जाम्पल तो वैसे कैसे, एग्जाम्पल एज इट इज उठ के एग्जाम में आते हैं, एज इट इज।
एग्जाम्पल आर मस्ट, एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल्स। और दूसरी चीज, अगर किसी चैप्टर में ऑप्शनल एक्सरसाइज दी हुई है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भले ही नीचे लिख देते स्टार लगा के कि नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट इससे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ऑप्शनल एक्सरसाइज बिल्कुल छोड़ के नहीं जानी है। और दूसरा, कोई भी लास्ट एक्सरसाइज ऑफ एवरी चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मान लो कोई चैप्टर है भैया, उसके अंदर 4 एक्सरसाइज है, तो मान लो कोई भी चैप्टर हो गया 8.4, अगर 8.4 लास्ट एक्सरसाइज है तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी आपकी, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़े क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से उठ के आएंगे, तो ये भी छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, अब फंसी हुई नोटबुक तो मैं आपको बता चुका कि फंसी हुई नोटबुक के अंदर बेसिकली क्या होगा कि कोई भी चैप्टर आपने उठाया, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहां पर से सर्कल्स का 9.2 है ना, 9.2 का क्वेश्चन नंबर आपसे 6 नहीं हुआ, तो आपने यहां पर उतार लिया 9.2 क्वेश्चन 6, ये लिख लिया। फिर आपने लिखा भैया 9.3 क्वेश्चन 2, फिर आपने लिख लिया 9.4 क्वेश्चन 4। ठीक है, चलो ये हो गया चैप्टर खत्म। अगले चैप्टर पे आओ भैया, 10.1 का मेरे से क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ, या फिर मेरे को 10.1 के पहले, है ना, जैसे 10.1 के पहले जो एग्जांपल्स होते हैं वो नहीं हुए, तो अपन बोलेंगे 10.1 एग्जांपल 3, ये नहीं हुआ मुझसे, ये कर लो, फिर आगे बढ़ो। फिर भैया आपने बीच में एक सैंपल पेपर लगाया, तो मेरे से ना सैंपल क्वेश्चन पेपर मान लो कौन सा था, ओसवाल का था, ओसवाल का सैंपल क्वेश्चन सेकंड नंबर का सैंपल पेपर था, और इसका क्वेश्चन नंबर 5 मेरे से नहीं हुआ, तो ये मैंने लिख लिया। फिर इसी में मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 11 भी नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 12 भी नहीं हुआ। तो अब क्या होगा कि ये नोटबुक मेरे को बार बार सताने वाली है, ये मेरे को रोज मेरी औकात बताएगी कि देख तेरे से ये नहीं हुआ, मेरे ऊपर हंसेगी, और जब मेरे ऊपर हंसेगी ना तो मेरे को होगा ट्रिगर कि भैया इसका ना एक एक चीज मेरे को उठा के खत्म करनी है। क्या होगा, मेरी बात सुनो, एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकली बता रहा हूं, कोई भी नई चीज उठ के नहीं आएगी। जो चीज आपने कम पढ़ी थी ना, वही हमको एग्जाम में नहीं लगती है। ठीक है, एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन नया नहीं होता कि भैया ये क्या पूछ लिया। एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है जो जब मैं पहले पढ़ने बैठा था तब मुझसे ठीक से हुआ नहीं था और वो मैं भूल चुका हूं, इसलिए मुझे एग्जाम में वो नया लगता है या इंपॉसिबल लगता है। बट अगर मुझे एग्जाम के 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले ही पता है कि कौन सी चीजें मुझे एग्जाम में इंपॉसिबल लगने वाली है, तो वो चीज मैं पहले जाके करूंगा कि नहीं करूंगा, कर लूंगा ना वो चीज में पहले। तो ये वो सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो आपको एग्जाम के अंदर जब आएंगे तो आपको इंपॉसिबल लगेंगे, बट हम क्या करेंगे, हम स्मार्टली प्ले करेंगे, हम इनको पहले ही करके जाएंगे, हम इनके ऊपर एक्स्ट्रा टेंशन देके ही जाएंगे। और इसके लिए नोटबुक जरूरी है, क्योंकि इतनी मोटी एनसीईआरटी के अंदर ये ढूंढना कि भैया मेरा कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ था बड़ा मुश्किल है। एक पेपर पे या 2 पेपर पे या 3 पेपर पे आसानी से लिखी हुई चीजें बड़ी बड़ी आसान है, ताकि आप इनके आगे ग्रीन कलर से किसी भी कलर से टिक मार्क लगा लो कि भैया ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये तो बिल्कुल नहीं हो, इस चैप्टर को मैं छोड़ ही रहा हूं, ये कर लिया, ताकि आप प्रिपेयर्ड रहो कि भैया मेरे से ये चीज नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जिस चीज के लिए आप सबसे ज्यादा इंतजार करते हो वो चीज बताता हूं। अच्छा, एक और चीज कि भैया सिमिलरली जैसे मैंने बाकी चैप्टर्स के लिए दी है, ये आपकी फ्लोशीट है, आपको ये फॉलो करना है, आपको ये फॉलो करना है। आप किसी भी चैप्टर को आखिरी के मौके में अगर पढ़ने बैठे हो तो आपको ये फॉलो करना है। ये चेकलिस्ट डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर टैग कर देना कि भैया मैंने प्रिंट आउट निकाल के सामने चिपका लिया, मुझे चिपकी हुई चाहिए आपके टेबल पे। आपके टेबल पे ये जो फ्लो शीट है चिपकी हुई होनी चाहिए। क्या है भैया इसके अंदर, सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जांपल कर लिया, मान लो पॉलिनोमियल उठाया, पॉलिनोमियल का भैया मैंने ये कर लिया बहुत बड़े, फिर मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर ली बहुत बड़े, फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यहां पर मेरा मतलब है कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर फाइनल रिजल्ट या फिर आपके टीचर ने कोई दिया है वो टिक मार्क कर लिया, सैंपल पर कर लिया, और फिर आप बोल दोगे चैप्टर फुली कंप्लीट, खत्म चैप्टर, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लास्ट मोमेंट पे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल किसी की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि आर डी शर्मा इज मेड फॉर प्रैक्टिस, आर डी शर्मा इज नॉट मेड फॉर इंप्रूविंग मार्क्स। मेरी बात समझना, आर डी शर्मा के अंदर एक्सरसाइज नंबर 9.2 से रिलेटेड 100 क्वेश्चन होंगे और आपके एनसीईआरटी में 15 क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन में डिफरेंस ये नहीं है कि भैया आर डी शर्मा से कोई उठ के ना आ जाए, डिफरेंस ये है कि आर डी शर्मा में उन्हीं 15 क्वेश्चन के बार बार टाइप आपसे प्रैक्टिस करवाए गए ताकि आप वो 15 क्वेश्चन को 100 बार प्रैक्टिस कर लो। बट हमारे पास में अभी सेम टाइप के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करने का समय नहीं है, तो इसलिए हम एक एक टाइप के क्वेश्चन को एनसीईआरटी से करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये फॉलो करना। दूसरी चीज, कोई भी चैप्टर को हम कंप्लीट कब बोल सकते हैं, जब हमारी ये चेकलिस्ट सेटिस्फाई हो रही हो। ठीक है, ये भी इसका भी साइज बड़ा है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मैथमेटिक्स है ना। नंबर सिस्टम उठाया, क्या मेरा ये टॉपिक हो गया, क्या मेरा ये टॉपिक हो गया, क्या मेरा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, टिक मार दिया, क्या मेरा ये हो गया। अब मान लो इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जब आप बाद में देखोगे कि यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने देखा पर साला मेरे को ना यार कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वाले टॉपिक समझ में नहीं आया और अच्छा हो मेरे को रिकॉल हो गया, तो ये देखते से आपको समझ में आ गया कि भैया मेरे ये चीज नहीं हुई है, तो आप इस चीज पे फोकस करने जाओगे। तो ये भी डाउनलोड करके चिपका के रख लेना। सेम चीज मैंने साइंस के लिए दी है, सेम चीज मैंने सोशल साइंस के लिए दी है, ये भी सेम चीज मैंने साइंस और सोशल साइंस के लिए दी है, सब कुछ सारे सब्जेक्ट्स के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं भैया कि चैप्टर्स को किस ऑर्डर में कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो भैया हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से जो स्कीम है वो क्या फॉलो हो रही है, वो फॉलो हो रही है इस तरीके से। ठीक है,
नंबर सिस्टम यूनिट वाइज, देखो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा यूनिट वाइज होता है, जैसे ये यूनिट है, ये यूनिट है ना, ये यूनिट है, ये यूनिट है, इस तरीके से होता है। ऐसा नहीं होता कि ये चैप्टर कितने मार्क्स आएगा। तो भैया देखो नंबर सिस्टम 10 मार्क्स का आने वाला है। अब रियल नंबर जो है, नंबर सिस्टम इस यूनिट के अंदर सिर्फ एक चैप्टर है, इसका मतलब भैया पक्की बात है कि रियल नंबर 10 मार्क्स का आएगा, पक्की बात है, क्योंकि भाई यूनिट 10 मार्क्स की और यूनिट में एक ही चैप्टर, तो 10 मार्क्स का पूरा रियल नंबर से आएगा। मैंने जो लिखा है इजी एल, इसका मतलब क्या है कि इजी है बट थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। फिर अलजेब्रा में आते हैं, 20 मार्क्स का होगा, अप्रोक्सीमेटली मान के चलता हूं कि 8 से 12 मार्क्स का एक चैप्टर आएगा। 8 से 12 मार्क्स का मतलब क्या है कि भैया अगर टोटल जो एडिशन होगा इन दोनों का वो 20 मार्क्स होना चाहिए, तो हो सकता है कि भैया 9 मार्क्स का ये जाए और 11 मार्क्स का ये आ जाए, हो सकता है कि 12 मार्क्स का हो जाए और 8 मार्क्स का आ जाए। तो ये 8 से 12 मार्क्स की रेंज में जाएंगे दोनों चैप्टर, ठीक है। पॉलिनोमियल ये भी इजी है, थोड़ा मॉडरेट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भैया 4 मार्क्स का है, ये पूरे के पूरे 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे यहां से। ज्योमेट्री 27 मार्क्स का है, तो यूक्लिड ज्योमेट्री मान लो सबसे आसान चैप्टर, तो मान लेते हैं कि भैया ये सिर्फ 3 मार्क्स का होगा और बाकी सारे इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फिर भैया मेंसुरेशन, इसमें आपका एरियाज और सरफेस एरिया वॉल्यूम आता है, ये मैं नहीं बना रहा हूं, ये एनसीईआरटी के हिसाब से है, ठीक है, मतलब सीबीएसई के हिसाब से। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स पूरे के पूरे दे देगा। अब हम क्या करते हैं भैया, हम ना यहां रो रहे हैं, यहां आंसू टपका रहे हैं, यहां आंसू टपका रहे हैं, यहां आंसू टपका रहे हैं, हम भैया यहां आंसू टपका रहे हैं। अरे क्यों टपका रहे हो, क्या औकात है इस चैप्टर की बताओ। 13 मार्क्स का पूरा मेंसुरेशन है। सरफेस एरिया वॉल्यूम बहुत करके कितने मार्क्स का आ गया, 8 मार्क्स का आ गया। अरे मैंने कहा भैया रियल नंबर अकेला चैप्टर 10 मार्क्स का, इससे ज्यादा वेटेज है और कितना हल्का चैप्टर उसके कंपैरिजन में। तो हमको किस प्रायोरिटी में करना, जो मैं बताने वाला हूं अब, जो मैं अगली स्लाइड आपको बताने वाला हूं, ध्यान सुनना। इसके बाद वाली जो स्लाइड है उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और वो स्लाइड आपके बाकी किसी भी कहीं भी टीचर के, कोचिंग के, सबको सुपरसीड करेगी, सबको। आपको जो मैं अगली शीट बताऊंगा इसको अंधा होकर फॉलो करना है, ब्लाइंडली फॉलो करना है कि कौन से चैप्टर को किस ऑर्डर में निपटाना है। 1 2 3 4 करते मत बैठना, हम बीच बीच में रैंडमली देखेंगे कि कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स सिक्योर करने के देने वाले हैं। तो दिस इज इट। क्या फॉलो करना है भैया, सबसे पहले ये चैप्टर फॉलो करना है, सबसे पहले सबसे आसान चैप्टर और जो सबसे ज्यादा मार्क्स लेके जा रहे हैं, मैंने उसी रेशियो में इनको चुना है। भाई 10 मार्क्स से देगा, 6 मार्क्स से देगा, 4 मार्क्स से देगा और 6 मार्क्स से देगा। अब सिर्फ इजी चैप्टर से आपने अप्रोक्सीमेटली भैया 25 मार्क्स सिक्योर कर लिए, अप्रोक्सीमेटली 25 मार्क्स सिक्योर कर लिए। फिर हम आएंगे मॉडरेट चैप्टर्स पे, ये भी आसानी है। देखो इसमें भी मैंने ना 1 2 3 4 कैसा बनाया है कि जो इजीएस्ट का भी इजीएस्ट, जो सबसे ज्यादा आरओई देगा वो मैंने सबसे ऊपर लिया है ना। ऐसा ऑर्डर में नहीं रखा है 1 2 3 4, मैंने आपको इजीएस्ट का भी इजीएस्ट को सबसे ऊपर उठा के दिया है कि भैया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इसके अंदर थोड़ा सा जो मुसीबत आती है वो आती है भैया प्रैक्टिस में। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ले तो आप इजीली कर सकते हो। फिर ये हो गया पॉलिनोमियल्स, ये भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं भैया। इसके अंदर देखो क्या होगा, एक टाइप का क्वेश्चन तो फिक्स है भैया, जीरोस निकालना वाला क्वेश्चन फिक्स होगा, या तो फिर के की वैल्यू निकालना वाला क्वेश्चन फिक्स होगा। वो क्वेश्चन तो पक्के पक्के आने, तो 3-4 मार्क्स तो भी सिक्योर हो जाएंगे। फिर लाइंस एंड एंगल्स और फिर एरियाज है, ठीक है। लाइंस एंड एंगल्स में आपको यूजुअली आपने एक एक्सरसाइज करी, एक टाइप कंप्लीट, है ना। इसके अंदर इसकी खास बात क्या है कि हर एक एक्सरसाइज एक न्यू टाइप है, ठीक है। तो मान लो वर्टिकली ऑपोजिट करने बैठा तो आपका वाला क्वेश्चन हो गया। और इन चैप्टर्स की स्पेशली जो ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स हैं उनकी लास्ट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी लास्ट एक्सरसाइज कर लेना। फिर भैया अपन आते हैं डिफिकल्ट चैप्टर्स पे, ये हमारी सबसे लास्ट प्रायोरिटी, इसको हम सबसे आखिरी में करेंगे। इसमें भी हम याला पहले कर लेंगे। क्यों पहले कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी मेनली फार्मूला बेस्ड है और सर्कल्स पे अपन आखिरी में आएंगे सबसे। तो इस तरीके से अब देखो, ये जितने 4 चैप्टर्स करने में आपको टाइम लगा, उतने टाइम में आप यहां से 8 चैप्टर सिक्योर कर सकते हो और अपने 25 और 25 अप्रोक्सीमेटली आप 50-60 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, जितने टाइम में आप यहां से 20 मार्क्स 25 मार्क्स सिक्योर करने वाले थे। तो इस तरीके से पढ़ना है, ये होता है राइट स्ट्रेटेजी। और लास्ट में कंक्लूजन यही है कि भैया हमको 1 शॉट लेक्चर इस तरीके से पढ़ना है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मार्किंग ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको एनसीईआरटी के अंदर मार्क करना है। और ये एक्स्ट्रा 5 मार्क्स कहां से मिलेंगे, एक्यूरेसी से मिलेंगे, है ना। एग्जाम के अंदर जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर दिया आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आप मान लो ये सोच रहे हो कि भैया मेरे को ना एग्जाम के अंदर 30 क्वेश्चन है, मेरे को 30 के 30 अटेम्प्ट करना है, पता चला 30 के 30 अटेम्प्ट करने के चक्कर में आपने 5 गलत कर दिया। इसकी बजाय आप 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बट इनको सही अटेम्प्ट करो। यहां पर आपने 3 छोड़े तो यहां पर आपका 5 का नुकसान हुआ, यहां पर आपका 3 का नुकसान हुआ, तो फिर भी आप यहां पर फायदे में ही रहोगे इस केस में। तो एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, रीचेकिंग करना जरूरी है और प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया मैथ्स में कैसे प्रेजेंटेशन होगा, मैथ्स में ऐसे प्रेजेंटेशन होगा कि मान लो इस तरीके से लिखना है, जैसे कि वी नो दैट, है ना, इस तरीके से लिखना है। फिर मान लो कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो उसको आपने ऐसे स्क्वायर में डाला हुआ है। आपका जो फाइनल आंसर आया, मान लो आपका फाइनल आंसर आ गया x = 8.53, ये आंसर है आपका। तो इस पर आपको एक बड़ा सा बॉक्स बना देना है ना, साइड से ऐसे क्रॉस कर दो ताकि अलग से दिखे ये चीज। इस तरीके की चीज आपको फॉलो करनी है जिससे आपके एक्स्ट्रा मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। और लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मेरी जान, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने अभी तक कितनी पढ़ाई की हो, इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो तू कर लेगा।
क्या करना है आपको एग्जैक्टली बता चुका हूं क्या करना है भैया, फिर से एक बार बता दो, फिर से एक बार बता दो, आखिरी बार बता दो। मैंने कहा रियल नंबर सबसे पहले करना है, बहुत बढ़िया। रियल नंबर्स का क्या करेंगे, सबसे पहले भाई वन शॉट उठाओ यूट्यूब के ऊपर, वन शॉट उठा के देख ले, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, बैठ के एनसीईआरटी देखनी है, एनसीईआरटी देखनी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर ले, बहुत बढ़िया। एग्जांपल्स कर ले, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर ले, बहुत बढ़िया। उसमें भी अगर ऐसा लग रहा है भैया बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो एक एक दो टाइप के करो और अगले सेम टाइप के क्वेश्चन मत करो। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, सैंपल पर निपटा दिया, बहुत बढ़िया। फिर आज स्टैटिक्स पे भैया इसका उठाओ वन शॉट। ये ऐसे करोगे ना तो ये तो मेरे हिसाब से आप एक दिन में सब कंप्लीट कर सकते हो इजीली। ये एक दिन में होने वाली चीजें हैं, इतने सिंपल चैप्टर हैं कि एक दिन में हो जाएंगे। और एक दिन में होने से फायदा यह है कि आपने फॉर एग्जांपल जो भी क्वेश्चन के आगे मार्किंग की होगी स्क्वायर और सर्कल वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और देखना आपका रिजल्ट कैसे इंप्रूव होता है। तो विद दैट बीइंग सेड आज के इस वीडियो को करते हैं समाप्त। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। मैराथन आएगी आपके लिए, जो भी चीजें होंगी सब आएंगी, बट आपको दो चीजें करनी मेरे लिए, आपको टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है और यहां पर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। जो चीजें मैंने बोली, अगर अभी भी इंस्टाग्राम चला रहे हो तो एक मोटिवेशन के लिए कि भाई मैं सबको बताऊंगा। देखो क्या होता है ना कि सबको बता दो अपने गोल, स्पेशली मार्क्स वाले कि भैया मेरे तो 100 मार्क्स आएंगे, तो क्या होता है कि हमारा ना ईगो आ जाता है अंदर कि यार मैंने सबको बोल रखा है, मेरे नहीं आए तो मेरे कचरे हो जाएंगे, तो मेरे को लाने ही पड़ेंगे। तो जो पीछे चिंगारी चलेगी ना, जो खुद का डंडा चलेगा ना पीछे, वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। तो दैट बीइंग सेड आज की सभा करते हैं समाप्त। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सभा के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।